Good morning, everybody. I am Dr. Chiranjit Bose, and I am continuing with optical fiber communication. So, previously we had learned that how a light travels in an optical fiber. Means हम लोग ने क्या देखा था कि एक लाइट वेव जब एक मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, और जब वो लाइट फिर से अनदर मटेरियल में जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो तो उसका लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग ने पिछली बार देखा था, इसमें जैसे मान लीजिए ये N1 और N2, ये N1 और N2, ये N1 N2। तो पिछली बार हमने देखा था कि जब कोई लाइट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो मटेरियल्स के बीच में जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब ये डायरेक्शन या तो नॉर्मल के तरफ होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल मतलब है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी है, तो जो हम लोग लाइट जब रिफ्रैक्ट करता है तो वो आइदर वो नॉर्मल की तरफ होता है या नॉर्मल से दूर जाता है, टेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे कि इसमें क्या हुआ, जैसे कि एक लाइट जा रहा है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया N2। सो इफ N1 इज क्या बोला था, N1 इज लेस देन N2, मतलब N1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो डेंसिटी है, वो अगर N2 से कम है तो उसका लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और वही चीज अगर N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो N2 से तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही वाला ही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ये एंगल इस एंगल को बढ़ाते इंक्रीज करते हैं तो ये एंगल धीरे 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 इस तरह से डिक्रीज करता है, मतलब सरफेस की तरफ आ जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को ये एंगल मिल जाता है, क्या मतलब जस्ट सरफेस के पैरेलल, ठीक है। तो इस एंगल को ये जो एंगल है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या है, ये हो जाता है आपका मिनिमम एंगल और बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एंगल, जिससे कि इसके बाद आप थोड़ा सा भी आगे आगे बढ़ाओगे तो वो लाइट यहाँ से ना जाकर पूरी जगह N1 में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है ये वाला इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जिससे कि ना वो लाइट जस्ट आपका फर्स्ट N1 में ही आ जाए, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्रिटिकल एंगल हम लोग जानते हैं N2/N1। ये एक्चुअली क्यों कैसे आता है एक बार बोल देता हूँ। हम एक स्नेल्स लॉ है, ठीक है, स्नेल्स लॉ, इसमें बोला गया है कि इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन क्रॉसिंग टू मीडियम। मतलब ये एक लॉ से एक लाइट का जो डायरेक्शन चेंज कैसे होता है वो हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2। तो ये है N1 है जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मटेरियल का, N2 है दूसरा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, θ1 क्या है, इंसिडेंट एंगल। N1 में जो एंगल इसने इंसिडेंट किया है वो होता है आपका θ1, और θ2 हो जाता है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला हो गया आपका θ2। हमेशा याद रखना ये θ1 और θ2 हमेशा नॉर्मल के अगेंस्ट लिया जाता है। मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे ऐसे ये हो गया आपका नॉर्मल। तो अगर लाइट ऐसे आ रहा है फिर ऐसे बेंड हो रहा है तो ये एंगल हो गया आपका θ1 और ये एंगल हो गया आपका θ2, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला को डिस्क्राइब करता है कि ये लाइट इस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, N1 sin θ1, ओके, N2 sin θ2। sin θ2 यहाँ का क्या हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के साइन 90 क्या हो रहा है 1, तो N2 into 1, तो फिर sin θ1 इक्वल टू
N2 by N1, ठीक है ना, यही वाला N2 by N1, यही थीटा जो होता है इसको ही बोलते हैं थीटा सी या पाई सी या फिर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसी तरह से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में इसको यूटिलाइज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लोग ने डिस्कस किया था कि फाइबर कोर एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्लैडिंग एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल will be present only when light crosses from high to low refractive index, मतलब जब हाई से लो जाएंगे तभी ये क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से लाइट प्रोपागेट करता है ऑप्टिकल फाइबर में। अब इसमें जो लाइट प्रोपागेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए एक टर्म होता है, टर्म यूज करते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर। तो एक्सेप्टेंस एंगल मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन अगर ये लाइट जो यहाँ से इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट हुआ, अगर यहाँ पे इंसिडेंट ना करके यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्लैडिंग में चला जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली जो मैंने बोला था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तब अगर इसका एंगल अगर देख लें, इसका एंगल होगा इससे बहुत कम। तो ये जो ये चला जा रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है क्लैडिंग में, ये हमें कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें एक एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये रे आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉइंट्स देख लीजिए। Any light wave meeting the core cladding interface at or above the critical angle will be totally reflected and hence will propagate along the fiber, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बोला कि जो भी लाइट वेव आएगा वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा आएगा तो ही रिफ्लेक्ट करेगा टोटल। अगर क्रिटिकल एंगल से कम आएगा, जैसे ये वाला लाइट, ये वाला नॉट रिफ्लेक्टेड, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये तो पूरा रिफ्लेक्ट हो गया क्लैडिंग में, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, जो भी नहीं होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड थर्ड पॉइंट इज दैट अगर N1 कम हो N2 से तो क्रिटिकल एंगल कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग ने पहले ही देखा है कि क्रिटिकल एंगल होने के लिए डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, रेयर टू डेंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। ये भी और ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब ये जो N1 इज ग्रेटर देन N2 हो रहा है और उससे हम लोग जो लाइट इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल मतलब क्या है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, जो ये वाला, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर आप ऐसे कोई भी दे हुए तो क्या होगा, वो यहाँ पर साइड, मतलब जो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कोड है और एक लाइट है। अगर आपने ऐसा एक इंसिडेंट एंगल लिया जिससे कि यहाँ जा रहा है, यहाँ ना जाकर यहाँ चला जा रहा है, तो ये इंसिडेंट एंगल नहीं होगा, वो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट एंगल बढ़ाने के लिए क्या होगा, आपको कम इस एंगल को इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, तो वो भी एक मैटर करता है। तो थोड़ा सा इसका देखने के लिए मैथमेटिकल के लिए हम लोग एक सिंपली एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जहां पर हम लोग इस मीडियम को, जो एक्सटर्नल मीडियम है, ये एआर कर देते हैं, मतलब एआर से कोड जा रहा है, फिर कोड से क्लैट जा रहा है, ठीक है। अब इसके इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हमें ये थीटा का जो एंगल है वो इजीली हमको मिल जाए, ठीक है। तो यार्ड से कोड जा रहा है, तो यार्ड से कोड मतलब यार्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोड से बहुत कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोड का ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल का तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो यही हो गया, ऐसे जाकर इधर नॉर्मल की तरफ होगा। अब ये यहाँ जाकर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इससे, तो इसके लिए हमें जो स्नेल्स लॉ है वो अप्लाई करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ में दो बाउंड्री है, एक है यार्ड टू कोर, जिसको बोलते हैं ए, सपोज कर ले ए,
बाउंड्री का नाम है, इंटरफेस का नाम है ए, और एक है कोर का क्लैडिंग, वो है बी। मीन्स एयर टू कोर जो इंटरफेस है वो हो गया ए, और कोर टू क्लैडिंग इज बी। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये जो एंगल है ये थीटा 0 है। ठीक है, मतलब है, और ये हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 0 रखा है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इन 0 इक्वल टू क्या होता है वो साइन इन 0। हाँ ठीक है, इन 0 हो जाता है, ये तो इन 0 हो जाए, तो इसका रिफ्लेक्ट, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इन 0 साइन थीटा 0 इक्वल टू ये कोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन 1 साइन थीटा एक्स, सपोज एक्स है ये, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं, ये एंगल हमें नहीं पता। ठीक है, थीटा एक्स, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इन 0 साइन थीटा 0, वही मैं बोला इन 0 साइन थीटा 0 इक्वल टू इन 1 साइन थीटा एक्स, साइन थीटा एक्स। अब थीटा एक्स क्या है, थीटा एक्स देखिए ये वाला है, ड्राइंग अगर करें ये वाला है आपका थीटा एक्स। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया क्या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हाँ, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा सी हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल है, तो जो है ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा सी का, थीटा सी का एंगल हो जाएगा ये वाला थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल ये वाला है ना, ये थीटा सी है, ये 90 है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका n 0 साइन थीटा 0 इक्वल टू n1 साइन 90 माइनस थीटा सी। अब साइन 90 माइनस थीटा सी मतलब क्या है, n1 cos थीटा सी, तो हम लोग जानते हैं। फिर ये हो गया आपका a बाउंड्री पर। अब b बाउंड्री पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, उसमें क्या होगा, b बाउंड्री मतलब यहाँ क्या होगा n1 आ गया कोड का n1 साइन थीटा सी इक्वल टू इनटू साइन 90, क्योंकि तो वो तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, वो तो एंगल का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो n1 साइन थीटा सी इक्वल टू इनटू साइन 90, अब साइन 90 क्या होता है 1, तो n2 हो गया, साइन थीटा सी इक्वल टू इनटू बाय n1, तो हम लोग ने पहली बार प्रीवियसली हमने देखा था। अब cos थीटा सी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, यू ऑल नो दिस। ओके, फिर इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पहले n0 साइन थीटा 0 इक्वल टू n1 इंटू cos थीटा सी मतलब रूट ओवर 1 माइनस n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, तो आ जाता है हमारा इक्वेशन रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो थीटा 0 क्या हो गया साइन इनवर्स रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n0। यही जो एंगल है वो आपका हो गया एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस एंगल, अगर n0 मीडियम में है, n0 मतलब है आपका ये वाला जो फाइबर के आउटसाइड में जो मीडियम है, वो अगर एयर है तो वो 1 हो जाएगा, अगर एयर ना हो तो n0 का जो वैल्यू होगा वो होगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n0। तो इससे व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। ठीक है ना, टू मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हम लोग फाइबर को डिजाइन करते हैं कि कोई भी फाइबर में कोई भी लाइट नहीं जा सकता, फाइबर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसी तरह से हम लोगों को लाइट को लॉन्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर इस एंगल को एग्जिट करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए इस एंगल से, इस एक्सटेंस एंगल से बड़ा हम लोग लॉन्च करें तो जाएगा ही नहीं लाइट, वो पूरी सीधी क्लैडिंग में चला जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें एक ध्यान देना चाहिए, जो एक्सीडेंस एंगल होता है जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम स्क्वायर उसका रूट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंगल। अब न्यूमेरिकल एपर्चर भी लाइक द एक्सेप्टेंस एंगल ओनली,
बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो एंगल में आता है, और न्यूमेरिकल एपर्चर इज द साइन थीटा जीरो, मतलब वो वैल्यू है उसका डेफिनेटली। फॉर्मूला सेम ही है, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू रूट ओवर n कोड स्क्वायर माइनस n क्लैट स्क्वायर, और यू कैन से n1 स्क्वायर माइनस n क्लैट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एपर्चर। सेम यहाँ पर n0 को हमने 1 लिया है, मतलब यार लिया यार। ठीक है, तो numerical aperture acceptance angle is, you can say numerical aperture is the highest angle of acceptance, मतलब वो जो sin थीटा 0 है, जो sin थीटा है उसका वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वही होगा आपका न्यूमेरिकल एपर्चर। तो सीधी तरह से अगर इफ यू कैन से सिंपली दैट न्यूमेरिकल एपर्चर इज द गैदरिंग कैपेबिलिटी, मींस वो कितना लाइट को गैदर करेगा, कितना लाइट को प्रोपागेट कर सकता है, कितना पावर को। तो इससे क्या होगा, हम लोग सोर्स टू फाइबर कपलिंग को पता चलेगा, क्योंकि जो हम लोग दे रहे हैं फाइबर में लेजर के थ्रू या एलईडी के थ्रू, वो हम लोग प्रोपागेट हो रहा है कि नहीं या लॉस हो रहा है, तो हम लोग ये इसीलिए हम लोग ये मैथमेटिक्स से जान सकते हैं। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल एपर्चर का सिग्निफिकेंस है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर जितना बढ़ेगा मतलब एक्सेप्टेंस एंगल बढ़ेगा। तो अब ये नॉर्मली न्यूमेरिकल एपर्चर वैल्यू जो रेंज होता है वो 0.4 तक या 0.5 तक सीमित है। ठीक है, बट एक्चुअली हम लोग ऐसा अगर देखें तो व्हाट यू आर थिंकिंग दैट न्यूमेरिकल एपर्चर हायर द न्यूमेरिकल एपर्चर होगा तो गैदरिंग कैपेबिलिटी अच्छा होगा, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल एपर्चर आएगा उतना ही तो लाइट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो तो इट इज गुड, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट सिंपल। न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा भी हार्मफुल है, कम भी हार्मफुल है। ज्यादा क्यों हार्मफुल है? ज्यादा इसलिए हार्मफुल है क्योंकि अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा कर लें, मतलब क्या होगा, जो लाइट हम लोग प्रोपागेट हो रहा है, जो हर डायरेक्शन में लाइट जो प्रोपागेट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये भी प्रोपागेट हो जाएगा, ये भी प्रोपागेट हो जाएगा, इसमें ना जो भी लाइट हम भेजेंगे तो प्रोपागेट हो जाएगा। तो अच्छा है, फिजिक्स पॉइंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर डिफरेंट रेस अगर हो जाता है ना, तो एक प्रॉब्लम है फाइबर का, वो है डिस्पर्सन। वो लिमिट कर देता है पूरा मतलब डैमेजेस द सिस्टम, क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे डिस्पर्सन क्या होता है। लेकिन इतना अभी जान लीजिए कि वो फाइबर के लिए हार्मफुल है। फाइबर में मतलब जो भी हो उसका न्यूमेरिकल एपर्चर या फिर एक्सेप्टेंस एंगल इतना होना चाहिए कि एक ही रे कम से कम मिनिमम रे जा सके। ठीक है, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा होना प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर बहुत कम हो गया, जैसे 0.1 से भी कम हो गया, तो क्या होगा, उसका तो लाइट ही नहीं जाएगा। तो लाइट तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कम हो गया, मतलब केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही हमको देखना चाहिए। तो मिडिल में हमको रखना चाहिए, जैसे कि 0.14 या 0.2। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एपर्चर। तो अब फाइबर में थोड़ा सा ज्योमेट्रिक्स बोल देता हूँ। ज्योमेट्रिक्स है, एक फाइबर में पहले तो एक कोर रहता है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, ये हो गया आपका कोर। ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। एक होता है आपका क्लैडिंग, जो लोअर डिफेक्टिवनेस है, हायर इज कोर एंड लोअर इज क्लैडिंग। ठीक है, अब क्लैडिंग के देने से क्या होता है, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये लॉस को रिड्यूस करता है। जो भी लॉस आएगा, मतलब अगर क्या होता है, जितनी बार हम लोग ना रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को ऐसे 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 ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा करके इधर भी चला जाता है, पूरी तरह से इधर नहीं जाता है। 80% यहाँ आता है, लेकिन 20% वहाँ चला जाता है। तो जितनी बार हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे 20% करके करते करते वो बहुत लाइट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कि लाइट बहुत वीक हो गया। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग लॉस कम करने के लिए हम लोग क्लैडिंग यूज करते हैं। क्लैडिंग का मेन पर्पस यही है। और एक और भी है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कोर तो एक ग्लास है, कोर जो होता है, कोर और क्लैड दोनों ही ग्लास है, लेकिन कोर का जो मटेरियल होता है थोड़ा सा मतलब बेंड करने से भी उसका ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि
यू हैव टू गिव, यू हैव टू ले डाउन द फाइबर इन वेरियस सिटीज। हम लोग सिटीज में या फिर कुछ ऐसे ऐसे जगह में जाना पड़ता है जहाँ पर उसका वाइंडिंग करना पड़े, ठीक है। तो उसमें वो ग्लास ब्रेक हो जाता है, तो वो ना हो तो क्लैडिंग देना पड़ता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक और चीज़ है जो हाई क्रिटिकल एंगल देता है। हाई क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है, जैसे कि वो जो 20% जो हाई क्रिटिकल एंगल मतलब लो एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। इतना मान मान लीजिए कि ये 20% को कम करता है। लाइट जी मतलब एक ही रे को फॉरवर्ड प्रोपागेट करता है, एक या दो, ज़्यादा रे को प्रोपागेट नहीं करने नहीं देता है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली रिड्यूसेस द डिस्पर्सन, इट डिक्रीजेस एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन है, मैंने बोला है कि जितने बार आप रिफ्लेक्शन करेंगे उतनी बार वो चला जाएगा। तो अगर उसका क्रिटिकल एंगल ही ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, जो एक ही बार साइड ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये वाला जो लाइट है और ये वाला जो लाइट है, इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी बार वो स्ट्राइक करेगा वो लॉस हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये वाला जो लाइट है वो एक ही बार स्ट्राइक कर रहा है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के हम लोग देख सकते हैं कि इसका एटेन्यूएशन कम होगा, मतलब हाँ एटेन्यूएशन कम होगा, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए क्लैडिंग को यूज़ करते हैं। और वो उस क्लैडिंग के ऊपर भी एक कोटिंग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं जैकेट। इट इज़ मेड ऑफ पॉलीमर, इट्स यूज्ड टू एक्चुअली टू विथस्टैंड to give प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव शील्ड। शील्ड एक प्रोटेक्शन देते हैं। और इसका एक टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, जैसे कि वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। यही होता है हम लोगों का नॉर्मली एक ऑप्टिकल फाइबर में। अब इसका क्लासिफिकेशन, नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर is of two types, it is strap index fiber and braided index fiber. Strap index fiber is of two types, monomode and multimode. Braided index is normally multimode. अब ये क्या है, ये एक्चुअली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर शोइंग इन ऑप्टिकल फाइबर, refractive index of the core and refractive index of the cladding. Depending on the geometry of the refractive index of the core, we have classified optical fibers in various types, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि स्टेप इंडेक्स फाइबर नॉर्मल एक फाइबर है, जिसमें हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि N1 कोर का, N2 है क्लैडिंग का। तो यहाँ पर इन स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म and undergoes an abrupt change at the cochlear interface। मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, होमोजीनियस, सेम डेंसिटी, ठीक है। सेम डेंसिटी, ये वाला कोर है, ये वाला कोर है, और ये वाला क्लैडिंग है, और ये वाला कोर है। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो यूनिफॉर्म रहता है स्टेप इंडेक्स फाइबर। और क्लैडिंग में जाकर, जैसे कि यहाँ पर जाकर अचानक वो अब्रप्टली चेंज हो जाता है, मतलब स्विप चेंज नहीं है, अचानक चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स, स्टेप साइज, ठीक है। तो ये एक रिफ्रैक्टिव ये है उठा है स्टेप इंडेक्स फाइबर। और यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रेज जा रहा है और यहाँ पर एक ही रे जा रहा है, तो इसी को ही बोलते हैं मल्टीमोड और सिंगल मोड, ठीक है। मल्टीमोड का मतलब है, मल्टी मतलब क्या है, बहुत सारे रे। Different types of rays will propagate in multimode fiber. In single mode fiber, only one mode or only one ray will propagate. ठीक है। तो what is, हम we have to change the composition of fiber or the diameter of the fiber, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग को फाइबर का जो डायमीटर होता है कोर का होता है, इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमोड फाइबर में, तो उसका कोर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर, ओके। क्लैडिंग का होता है कोर का डायमीटर 50 माइक्रोमीटर और क्लैडिंग का होता है 125 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीमोड में। मोनोमोड फाइबर या फिर सिंगल मोड फाइबर में कोर का डायमीटर हो जाता है ये जस्ट 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। वो 50 था, यहाँ पर 5 to 10। क्लैडिंग का डायमीटर सेम ही रहता है मल्टीमोड और सिंगल मोड। कोर का डायमीटर चेंज होता है सिंगल मोड में, वो 5 to 10 माइक्रोमीटर। रिमेंबर दिस,
व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सिंगल मोड फाइबर, हम लोग जब सिंगल मोड फाइबर से हम लोग काम करते हैं तो उसका डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और मल्टी मोड में 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो जिससे कि ये तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दैट जितना छोटा होगा कोड उतना ही कम लाइट जाएगा, बड़ा होगा कोड तो ज़्यादा लाइट जाएगा। तो ज़्यादा लाइट मतलब क्या है, ज़्यादा रेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये है पाथ पाथ जाएगा, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस जाएगा। कोई ऐसा ऐसा जा सकता है, कोई ऐसा जा सकता है, कोई ऐसा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अब हम लोग बाद में देखेंगे कि ये फेवरेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ एटेन्यूएशन, डिस्पर्सन, मोड कपलिंग बहुत सारा एक फेनोमेना हो जाता है, जिससे हम लोग मल्टी मोड फाइबर में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर पाते, ठीक है। ओनली फॉर लैन, मतलब छोटा छोटा लैन होगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो है सिंगल मोड फाइबर, क्योंकि यहाँ पर एक ही रेट प्रोपोगेट करेगा, तो इसमें कोई लॉस भी नहीं होता और डिस्पर्सन नहीं होता। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी उससे अच्छा है मल्टीमोड से, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, कोर हैज ए यूनिफॉर्म डायमीटर इन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड इट अंडरगोस एब्रप्ट चेंज इन क्लैडिंग। स्टेप इंडेक्स में कोड का यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है और क्लैडिंग में जाकर वो अचानक चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। और मोनोमोड और मल्टीमोड में जो डिफरेंस है वो है क्या है, मोनोमोड में कोड का जो डायमीटर है इट इज अराउंड 50 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग का है 125 माइक्रोमीटर। सिंगल मोड में भी क्लैडिंग का डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर, बट कोड का डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया आपका सिंगल मोड और मल्टी मोड में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक है सिंगल मोड फाइबर सस्टेन्स ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन व्हेयरएज मल्टी मोड फाइबर कंटेन्स मेनी हंड्रेड्स ऑफ मोड्स। ये मैंने पहले ही बोला कि मल्टी मोड मतलब ही है मल्टी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस विल ट्रेवल, ओके। सो अब ये मल्टी मोड फाइबर का एक एडवांटेज है कि मल्टी मोड फाइबर का जो कोड होता है वो कितना होता है 50 माइक्रोमीटर। तो 50 माइक्रोमीटर, अब एक चीज समझ लीजिए कि एक फाइबर को एक और फाइबर से हम सिर्फ फ्यूजन ही कर सकते हैं, मैकेनिकल से कनेक्ट नहीं होता है, फ्यूजन से ही कनेक्ट होता है। फ्यूजन मतलब हीटिंग से, ठीक है। तो वो हीटिंग करने के लिए यू हैव टू नो दैट डायमीटर ऑफ द टू फाइबर्स शुड बी सेम। मतलब अगर ऐसा एक फाइबर है और ऐसा एक फाइबर है तो ही ठीक है, लेकिन अगर ऐसा एक फाइबर हो गया और एक छोटा हो गया तो क्या होगा, पूरा लॉस हो जाएगा। ये जो फाइबर है पूरा लॉस हो जाएगा, लाइट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फाइबर जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं फ्यूजन से या फिर ये हीटिंग से, दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। अब मल्टीमोड का फाइबर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर, तो 50 माइक्रोमीटर थोड़ा सा बड़ा ही है, 5 से तो बड़ा ही है, 5-10 से 50 माइक्रोमीटर। और एक दूसरा फाइबर है उसका भी 50 माइक्रोमीटर डायमीटर हो ही जाता है, तो उसमें कनेक्ट करना ईजी हो जाता है, कैन इजीली कनेक्ट बाय फ्यूजन मल्टीमोड फाइबर। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है मल्टीमोड फाइबर का, ठीक है। एक और एडवांटेज है, मल्टीमोड फाइबर एक्चुअली रिक्वायर्स एलईडी सोर्स, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी यहाँ हम लोग जानते हैं कि आजकल एलईडी सब जगह यूज होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा मतलब easier fabrication is easier, less expensive and is also less complex circuit। तो एलईडी, तो एलईडी के लिए ये मल्टीमोड फाइबर यूज हो जाता है, लेकिन सिंगल मोड फाइबर में हम लोग एलईडी यूज नहीं कर पाते, लेजर ही लगे, क्योंकि उसका जो कोड डायमीटर है वो 5 है, 5 माइक्रोमीटर, 5 to 10, इतना छोटा तो सिर्फ लेजर ही दे सकता है, ठीक है। वो एक फंडामेंटल एडवांटेज है मल्टीमोड फाइबर का, बस यही एडवांटेज है आपका। इसका डिसएडवांटेज है कि सिंगल मोड फाइबर का, जैसे मैंने बोला कि मल्टी मोड फाइबर में भले ही एलईडी लगे, उसमें ज़्यादा पावर प्रोपोगेट करें, उसका फैब्रिकेशन इजी हो या फिर उसका कनेक्शन करना इजी हो जाए, फ्यूजन करना, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका है वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की वजह से उसका ज़्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ किलोमीटर्स, लेस देन 1 किलोमीटर्स के लिए यूज होता है, लेकिन 100 या 2000 या 5000 किलोमीटर के लिए हमें सिंगल मोड फाइबर में वी हैव टू स्विच ऑन, तो इट हैज द मोस्ट एडवांटेज, सिंगल मोड फाइबर हैज द मोस्ट एडवांटेज, दैट इज इट हैज ए
लार्ज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, बस इट हैज लेस डिस्पर्सन, सो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ज़्यादा होगा। सुपीरियर ट्रांसमिशन क्वालिटी, उसका जो सिग्नल जाएगा उसका क्वालिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें डिस्पर्सन नहीं है, बहुत सारा एटेन्यूएशन भी कम हो रहा है, एक ही सिग्नल जा रहा है, मतलब जो हर बार जाता था मल्टीमोड में लॉस होता था वो भी नहीं है। तो ऑल द थिंग्स आर इन फेवर इन सिंगल मोड फाइबर। और मटेरियल भी जो यूज़ होता है सिंगल मोड फाइबर में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीमोड कंपैरिजन में, वो सिंगल मोड फाइबर में एक्सिबिट्स लोएस्ट लॉस। मतलब जो मटेरियल यूज़ करते हैं सिंगल मोड फाइबर में वो बहुत इट गेट्स वेरी लो लॉस है मल्टीमोड। ठीक है, मल्टीमोड फाइबर में क्या होता है कि बहुत सारा डोपेंट देना पड़ता है, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है, बहुत सारा मटेरियल देना पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा एटेन्यूएशन बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये वाला अभी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है अभी के लिए ये इतना समझ आई कैन टेल यू दैट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज वेरिंग। ग्रेडेड का मतलब ही है वो जगह वेरिंग। ये जो ग्रेडेड का मतलब ही है वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये जो हमने सिंगल मोड फाइबर में हम लोग ने देखा कि यहाँ पर स्टेप चेंज हो गया ना, ऐसे ये स्टेप चेंज, ये वाला अचानक चेंज हो गया। उसमें क्या होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें स्मूथली डिक्रीज करेगा और इधर भी स्मूथली डिक्रीज करेगा। मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेंटर में मैक्सिमम होता है। फिर जैसे जैसे वो उसका रेडियस इंक्रीज करोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, फिर इधर से अगर इंक्रीज करोगे तो फिर से कम हो जाए। मतलब इस थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप होता है, पैराबोलिक रेक्टेंगुलर जो भी है। तो ये शेप डिटरमाइन करता है, एक ज्योमेट्री है उसका अल्फा, वो ज्योमेट्री डिफाइन करता है। आई विल टेल अबाउट द मैथमेटिक्स कैसा आता है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक ये समझ लीजिए कि ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स में फर्क यही है कि स्टेप इंडेक्स हैज ए यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसका जो डेंसिटी है रिफ्रैक्टिव में स्कोर का वो सेम है। ग्रेडेड इंडेक्स में कोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, चेंज होता है एंड चेंजिंग ग्रेजुअली, कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग। ओके, ग्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में सेम रहता है। तो ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्यों आया, एक्चुअली ये जो डिस्पर्सन हो रहा था उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये यूज हुआ। तो पहले एक्चुअली आया था मल्टीमोड फाइबर ऑफ स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, फिर आया ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, फिर आया सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, इस तरह से फैब्रिकेशन, क्योंकि पहले हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव था मल्टीमोड फाइबर स्टेप इंडेक्स, तो वो पहले आ गया था, फिर उसका प्रॉब्लम हो गया, एटेन्यूएशन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करने लगे। अब ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज तो कर ठीक है, लेकिन इसका फैब्रिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर उस एग्जैक्टली सेप फॉलो करना बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर हम लोग सिंगल मोड फाइबर में आ गए। अभी जो लेटेस्ट अभी जो इन्वेंशन, अभी जो रिसर्च हो रहा है वो सिंगल मोड फाइबर में ही हो रहा है, उसका ही प्रोफाइल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्यों हम लोग ने ये स्विच ओवर किया, क्यों शेप इंडेक्स मल्टीमोड से ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड, क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसका डिस्पर्सन का प्रॉब्लम, उसका एटेन्यूएशन प्रॉब्लम, उसका हम लोग मैथमेटिक्स से हम लोग देखेंगे। थैंक यू।